हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एसएसटी वाला चैनल में। और जैसे कि आपको पता है, हमारा जो चैप्टर चल रहा था हड़प्पा सभ्यता, उसका पार्ट आज हम 3 करने वाले हैं। और आज ही हम कोशिश करेंगे कि इस चैप्टर को हम समाप्त कर दें। और इस पूरी की पूरी हाइलाइटेड पीडीएफ का जो लिंक है वो मैं अपने बायो में दे दूँगा या अपने डिस्क्रिप्शन में देख लूँगा। आप दोनों जगह एक बार उसे चेक कर लेंगे, ठीक है। तो जैसे कि हमने निचले शहर की बात करी थी, अब हम दुर्ग की बात कर रहे हैं। दुर्ग मेनली जो क्या था, जो छोटा था परंतु ऊंचाई पर बनाया गया था। और वहाँ से 2 संरचनाओं का नाम है आपको याद रखना है। एक है मालगोदाम। मालगोदाम एक विशाल संरचना थी, ठीक है। और मालगोदाम जहाँ पे कई सारे, आप बोलो कि अन्न को रखा जाता था, और वो लकड़ी से बना हुआ था, और लकड़ी जो है पहले ही नष्ट हो गई थी। और दूसरा जो विशिष्ट चीज़ है वो है विशाल स्नानागार। विशाल स्नानागार काफ़ी बड़ा था, एक प्रकार का आप कह सकते हो वो पूजा वगैरह में प्रयोग होता था, ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं। और जलाशय तक जाने के लिए यानी जल के अंदर जाने के लिए दोनों साइड से सीढ़ियाँ बनी थी। और ये विशिष्ट अनुष्ठानिक स्नान यानी कि पवित्र स्नान के लिए प्रयोग किया जाता था। और जो तीसरा है वो है सामाजिक भिन्नताओं का अवलोकन। उसमें है समाधान। समाधान का मतलब होता है कि उन्हें किस प्रकार से दफनाया जाता था। और पुरातात्विद यह जानने के लिए कि क्या किसी संस्कृति विशेष में रहने वाले लोगों के बीच सामाजिक तथा आर्थिक भिन्नताएं थी, वो सामान्यतः कई विधियों का प्रयोग करते हैं। यानी कि अगर देखोगे तो मिस्र में पिरामिडों के नीचे लोगों को दफनाया जाता था, परंतु हड़प्पा सभ्यता भी उसी के समकालीन है, ठीक है। तो इनमें से कई पिरामिड राजकीय समाधान थे और जहाँ बहुत बड़ी मात्रा में धन संपत्ति दफनाई गई थी। दूसरा है हड़प्पा स्थलों से मिले समाधानों में आमतौर पर मृतकों को गर्तों में दफनाया गया था। और जो गर्त थे उनकी बनावट भी एक दूसरे से भिन्न होती थी, ठीक है। गर्तों का मतलब है यहाँ पे गड्ढे में। कुछ कब्रों में मृतभांड मिले हैं, मिट्टी के बर्तन तथा आभूषण मिले हैं। और पुरुष और महिला दोनों के लिए दोनों के जो समाधान है, उन दोनों के जो अगर देखेंगे दफनाने वाला स्थल है, वहाँ पे आभूषण साथ में हमें मिले हैं। तो मैं आशा करता हूँ यहाँ तक आपको हर एक एक पॉइंट क्लियर होगा। दूसरा है विलासिता की वस्तुओं की खोज। तो विलासिता का मतलब है यानी महंगी वस्तुओं की खोज करें कि वहाँ पे लोग कौन कौन सी महंगी चीज़ों का प्रयोग करते थे। तो उसमें से एक है चक्कियाँ, अमृतभांड, सुइयाँ, छावा, ये सब तो मिले ही हैं। साथ में वहाँ पे आप देखोगे फ्योन्स, एक जो बहुत रेयर किस्म का जो पदार्थ है वहाँ पे वो हमें मिला है, जो किसी भी रेत तथा बालू तथा रंग और चिपचिपे पदार्थ के मिश्रण से पकाकर बनाया गया पदार्थ था। और उसके ही जो जो उत्पाद होते थे, जो प्रोडक्ट होता था, उसको कीमती माना जाता था। जो अगला टॉपिक है हमारा वो है शिल्प उत्पादन के विषय में जानकारी। चन्हू-दड़ो, जैसे कि मैंने बोला था, दिखाया था आपको मैप में। चन्हू-दड़ो में क्राफ्ट्स के काम बहुत ज़्यादा होते थे, यानी कि शिल्पकारी के काम बहुत ज़्यादा होते थे। और वो मोहनजोदड़ो से छोटी बस्ती थी। मनकों के निर्माण में बहुत सारे पदार्थ उपयोग होते थे, और उसमें जो जो पदार्थ उपयोग होते थे, जो उनमें विविधता पाई जाती थी, यानी डाइवर्सिटी पाई जाती थी। यानी कई प्रकार के पत्थरों का उपयोग होता था मनकों के निर्माण में। इन पत्थरों का नाम आप याद रख लेना, क्योंकि यहाँ से आपका एक एक क्वेश्चन मिलने वाला है। कार्नेलियन, जैस्पर, स्फटिक, क्वार्टेज तथा सैलखड़ी जैसे पत्थर, तांबा, कांसा तथा सोने जैसी धातुएं, ये सभी की सब जो पत्थर होते थे वो सब मन के बनाने में प्रयोग होते थे। ये मन के देख सकते हो आप किस प्रकार के हैं। अगला जो है वो है नागेश्वर तथा बालाकोट। नागेश्वर और बालाकोट में चूड़ियाँ तथा करछियाँ तथा पच्चीकारी की वस्तुएं सम्मिलित है, क्योंकि ये सब क्या थी, ये सब समुद्र तट के समीप स्थित बस्तियां थी। और यहाँ पे ये कुछ वस्तुएं हैं जो बनाई जाती है, चूड़ियाँ, करछियाँ और पच्चीकारी, ठीक है। चन्हू-दड़ो और लोथल से तैयार माल जैसे मनके हो गए, वो मोहनजोदड़ो, हड़प्पा जैसे बड़े शहरी केंद्रों तक लाए जाते हैं। यानी कि आप देखोगे तो कुछ शहर थे जहाँ पे प्रोडक्ट बनते हैं और उनका व्यापार बड़े-बड़े शहरों जैसे मोहनजोदड़ो, हड़प्पा में होता था, ठीक है। आगे हम चलते हैं, तो आगे हम देखते हैं माल प्राप्त करने संबंधी नीतियाँ, यानी माल को कैसे प्राप्त किया जाता था। देखिए, कुछ पदार्थ तो थे जैसे कि मिट्टी स्थानीय स्तर पर ही उपलब्ध थी, और बैलगाड़ियों का प्रयोग किया जाता था इधर से उधर जाने के लिए। क्योंकि बैल, अब बोलोगे भैया बैलगाड़ी के बारे में पता कैसे चलता है, क्योंकि बैलगाड़ियों के मिट्टी से बने खिलौने हमें के जो प्रतिरूप हैं, जो कॉपीज़ है, वो हमें प्राप्त होती हैं। सिंधु तथा उसकी उपनदियों के बगल में बने नदी मार्गों और साथ ही तटीय मार्गों का भी प्रयोग किया जाता था। जैसे ही हमने देखा कि सिंधु जो नदी है वहाँ से व्यापार वगैरह काफ़ी तरीके से होते थे। अगला है उपमहाद्वीप तथा उसके आगे से आने वाला माल, यानी कि
देखें तो नागेश्वर और बालाकोट में जहाँ शंख आसानी से उपलब्ध था, बस्तियां उनके आसपास ही स्थापित की गई थी और हड़प्पावासी शिल्प उत्पादन हेतु माल प्राप्त करने के लिए कई तरीके अपनाते थे। वो क्या करते थे, जहाँ-जहाँ पे उन्हें माल प्राप्त होता था, वो पहली चीज़ तो वहाँ पे बस्तियाँ स्थापित करते थे, जैसे नागेश्वर और बालाकोट। दूसरा, कई सारे पुरास्थल थे, जैसे कि सुदूर अफ़गानिस्तान में सोर्तुगई, मैंने आपको बताया था सोर्तुगई का पहले भी नाम आया था, जहाँ नहर बनी थी। और सोर्तुगई में क्या होता था, अफ़गानिस्तान में जो स्थित थी, वहाँ पे अत्यंत कीमती माने जाने वाले नीले रंग के लाजवर्द मणि मिलते थे। ऐसी कार्नेलियन वो गुजरात के भरूच से आता था, धातु राजस्थान से प्राप्त होता था, ठीक है? वो कच्चा माल जो प्राप्त करने के लिए जो कच्चा माल है, यानी कि रॉ मटेरियल इसे इंग्लिश में कहते हैं, रॉ मटेरियल, वो प्राप्त करने के लिए एक अन्य नीति भी थी, जैसे राजस्थान की खेतड़ी अंचल से तांबे को मंगाया जाता था और दक्षिण भारत से सोने के लिए अभियान भेजा जाता है, यानी कई सारे लोगों को भेजा जाता था, ठीक है, कि व्यापार के लिए बातचीत वो करें। दूसरा है, खेतड़ी क्षेत्र में मिले साक्ष्यों को पुरातात्वविदों ने गणेश्वर सोतपुरा संस्कृति का नाम दिया। याद रखना, खेतड़ी क्षेत्र यानी जो राजस्थान में स्थित है और वहाँ पे जो संस्कृति मिली है ना, उसे पुरातात्वविदों ने यानी आर्कियोलॉजिस्ट जो भी लोग हैं, उन्होंने गणेश्वर जोधपुरा संस्कृति का उसे नाम दिया। अगला है जो है वो सुदूर क्षेत्रों से संपर्क। पुरातात्विक खोजें इंगित करती कि तांबा संभवतः अरब प्रायद्वीप के दक्षिण पूर्वी स्रोत पर स्थित ओमान से भी लाया जाता था, ठीक है। अब हम अगला चलते हैं, देखिए यहाँ पे आपको याद रखना है कि ओमान और मेसोपोटामिया, वो साथ ही कुछ अन्य स्थलों का नाम कुछ लेखों में दिया गया है, ठीक है। जैसे मेसोपोटामिया का लेख एक दिलमुल लेख है, वहाँ पे मकान तथा मेलुहा संभवतः हड़प्पाई क्षेत्र के लिए प्रयुक्त शब्द है, ठीक है। यानी आप देखोगे तो मेसोपोटामिया का एक लेख मिला है दिलमुल, वहाँ पे मगान तथा मेलुहा, मगान ओमान के लिए प्रयोग किया गया तथा मेलुहा हड़प्पाई क्षेत्र के लिए प्रयुक्त किया गया है, ठीक है। अगला है मोहरे और मुद्रांकन। मोहरे और मुद्रांकनों का प्रयोग लंबी दूरी के संपर्कों को सुविधाजनक बनाने के लिए होता है। देख सकते हो किस प्रकार से ये लोग प्रयोग करते थे, ठीक है। ये मिट्टी है, उस पर इन्होंने छाप मार दी है और ऐसे की ऐसी ये अक्षुण्ण रहती थी, यानी कि इस पे के साथ कोई भी छेड़छाड़ अगर किया जाता था तो उन्हें पता चल जाता था कि हाँ भाई, इसके साथ कुछ छेड़छाड़ हुई है और सामान जहाँ पहुँचना चाहिए था उस तरीके से वो पहुँचा नहीं है। हड़प्पाई लिपि से क्वेश्चन आता है, जैसे कि वहाँ के अधिकतर लोग, मैंने आपको बोला कि अधिकांश जो अभिलेख है वो संक्षिप्त थे, कि ये अभिलेख जो मिले वो सब छोटे और अनपढ़ लोगों को सांकेतिक रूप से इसका अर्थ बताता है। मतलब वहाँ पे जो भी लिखावट प्रयोग होती है उसके कुछ सांकेतिक अर्थ होते थे, जो वहाँ पे जो लोग रहते थे वो अनपढ़ होते हुए भी कुछ संकेतों के द्वारा उस चीज़ों को वो समझ जाते थे। और अधिकांश जो अभिलेख है वो संक्षिप्त हैं और सबसे लंबे अभिलेख में लगभग 26 चिन्ह हैं वहाँ की, ठीक है। और 375 से 400 के बीच के चिन्हों की संख्या सोचिए। और वहाँ पे जो लिपि होती थी वो कैसे लिखी जाती थी, वो उल्टी लिखी जाती थी। हम लेफ्ट से राइट लिखते हैं तो वो राइट से लेफ्ट लिखते थे, कैसे राइट से लेफ्ट लिखा करते थे, ठीक है। बाट देखिए, बाट चटनामक पत्थर से बनाए जाते थे और वो निशान रहित होते थे, घनाकार होते थे। ताजू से तो जो धातु है हमारा, यानी कि जो मेटल है, उससे बने तराजू, तराजू जो आज आप कल देखते होगे दुकानों पर, धातु से बने तराजू के पलड़े भी हमें वहाँ से मिले। अब जो एक क्वेश्चन है जो लास्ट में यहाँ पे जानने वाला है, जो सबसे ज़्यादा जहाँ से क्वेश्चन आने वाला होता है, वो है सभ्यता का अंत। देखिए, ऐसे साक्ष्य मिले जिनके अनुसार लगभग 1800 से जो ईसा पूर्व है तक चोलिस्तान क्षेत्र, चोलिस्तान जो पाकिस्तान और राजस्थान का जो रेगिस्तानी क्षेत्र, ठीक है, राजस्थान जैसे क्षेत्रों में अधिकांशतः विकसित हड़प्पा स्थलों को त्याग दिया गया था। इसके साथ ही गुजरात, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की नई बस्तियों में आबादी बढ़ने लगी, ठीक है। और आप देखोगे, मैंने जैसे बात की थी शुरुआत में ही कि उत्तर हड़प्पा संस्कृति का उद्भव होने लग जाता है, ठीक है। अब हम आगे देखेंगे हड़प्पा सभ्यता की खोज के बारे में। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि भैया एएसआई के पहले डायरेक्टर जनरल कनिंघम थे। और अगले जो 2-3 चीज़ें और याद रखनी है वो है दयाराम शाहरी, जिन्होंने 1921 में हड़प्पा की खोज की। और राखलदास बनर्जी 1922 में उन्होंने मोहनजोदड़ो की खोज की। 1924 में डायरेक्टर जनरल हैं जो किसके, एएसआई के, यानी कि भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग जो है उसके, उन्होंने एक किताब लिखी है, एसएन राव जी ने, द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी। और मेन जो हमारा जो चैप्टर है वो वहीं तक समाप्त हो चुका है। और ये कुछ व्यक्तियों के नाम है जो इतना एग्जाम में पूछे नहीं जाते हैं, परंतु आप इसे
देख लेंगे। जो मैं PDF अपलोड करूँगा टेलीग्राम चैनल पे या हमारे डिस्क्रिप्शन पे, वो आपको मिल जाएगी। आप बस इसे पढ़ लें। जो मेन क्वेश्चन आने वाले हैं वो लगभग मैंने आपको यहाँ पे करा दिए, ये देखिए। और वहाँ पे जो अधिकतर जो पूजा जाता था, जो भगवान रूप में, वो मातृ देवियाँ थी, यानी माताओं के रूप में वहाँ पे महिलाओं की पूजा की जाती थी, ठीक है। यानी कि मातृ देवी का मतलब है कुछ मृण मूर्तियाँ हमें मिली हैं। इससे हम संकेत लगाते हैं, हम श्योर नहीं है बट हम संकेत लगाते हैं कि वो मातृ देवी की क्या करते थे भाई, पूजा वगैरह करते थे, ठीक है। क्योंकि हमें कुछ मूर्तियाँ मिली, जैसे आप देख सकते हैं, ये देखिए, ये मूर्तियाँ मिली हैं, ठीक है। आभूषण से लदी हुई नारी हैं, जो मृण मूर्तियाँ हैं, इन्हें मातृ देवी की हम संज्ञा देते हैं। मोहरों में भी कुछ अनुष्ठान के दृश्य बने हुए हैं। अनुष्ठान का मतलब है पूजा पाठ, ठीक है। एक श्रृंगी सांड जो मैंने आपको शुरुआत में बताया, आद्य शिव, ये देख सकते हैं आप, ये आद्य शिव, ये शिव की आकृति बनी हुई है, इन्हें आद्य शिव बोलते हैं, ठीक है। ये भी हमें मिले हैं कहाँ पे, इन सबके जो स्रोत है हमें मिले हैं हड़प्पा से। और इस तरीके से हमारा ये चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है। आशा करता हूँ कि आपको तीनों के तीनों पार्ट अच्छे से समझ आए हों, और मैं जल्द से जल्द इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की भी वीडियो बनाऊँगा, और इसके आगे भी अब मैं निरंतर वीडियो अपलोड करता रहूँगा। बस चैनल को आप क्या करिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और सपोर्ट कीजिए। बस आपकी सपोर्ट की ज़्यादा ज़रूरत है। और थैंक यू सो मच कि आप हमारे साथ तीनों पार्ट तक बने रहें। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। ठीक है, चलिए।